हाँ जी, यस बेटे, गुड इवनिंग एवरीवन। बेटे, दिस इज़ आवर सेकंड सेशन ऑफ आईपीएम 2017 आई एम इंदौर एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के। इस सेशन में बेटे हम लोग पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस बेटे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपने आई होप देखा होगा, ठीक है। और इस सेशन के लिए बेटे आप अपनी बुक्स ओपन करिए, और पहले मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा बेटे पहले आप क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लीजिए, सो दैट अब आपको ये पता चले कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो बेटे दे कैन आस्क पीडीएफ फ्रॉम मी। मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है बेटे, राइट, तो आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, सो दैट कि आप भी एक एक करके क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकें। लेट अस स्टार्ट विद अवर सेशन। अब बेटे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। देखिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली व्हाट इट सेज। इन द सीक्वेंस में क्या है बेटे, फर्स्ट टर्म 1 है, अगली 2 टर्म्स 2 है, नेक्स्ट 3 टर्म्स 3 है, नेक्स्ट 4 टर्म्स 4 है। तो हमसे ये पूछेगा बेटे अगर ये सीरीज ऐसे चल रही है तो 150th टर्म क्या होगी, ठीक है। तो मुझे ये पता है बेटे फर्स्ट टर्म में ओनली 1 है, 2 2 टाइम्स है, ठीक है, फिर 3 3 टाइम्स है, 4 4 टाइम्स है। तो मुझे ऐसे करके ये देखना है कहां पर इस सीरीज का सम जो है 150 के क्लोज है। मतलब कहने का मतलब ये बना 1 + 2 + 3 it goes up to n is quite close to 150, ठीक है। अब आपको पता है बेटे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। दिस इज लेस देन इक्वल टू 150, ये आपने ऐसे राइट डाउन कर लिया। अब देखो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, वैसे तो ये हिट एंड ट्रायल होता है, 2 को आप उधर ले गए तो n इंटू एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू 300, ठीक है। अब आप देखिए n को, अब 300 का अप्रोक्सीमेट रूट जो होता है वो कितना होता है 17, तो n या तो 17 हो सकता है, 17 और 18 मल्टीप्लाई करके देख लो ये 300 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो जैसे मैंने 17 पुट किया तो 17 8 जा कितना हुआ मेरे पास में 136, 13 17 और 13 306, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब मैं n को 17 पुट करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 17 इंटू 18/2 29, तो 17 9 जा कितना हो रहा है 153, ठीक है। और n को अगर मैं 16 पुट करूंगा तो मेरा सम जो है 150 से कम है, ठीक है। तो मतलब 1 से लेकर 16 तक जब मैं जाऊंगा तो सम बनेगा मेरे पास में दैट इज इक्वल टू 136, ठीक है। इसके बाद 136 तक नंबर तो मेरे हैं 16, उसके बाद 137 से लेकर और 153 तक जो सभी टर्म्स हैं वो सभी मेरी क्या है 17 है, ठीक है। तो यही उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि इस सीरीज का 150th टर्म क्या होगा। तो इस सीरीज का 150th टर्म क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, कई बार पहले भी ऐसा क्वेश्चन डिफरेंट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स में आया है। कई बार इसमें ए 1 2 3 की जगह पर आपको ऐसे मेंशन कर देगा, 1 की जगह ए, 2 की जगह बी, फिर आगे सी सी सी, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछेगा कि 150th प्लेस पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो वहां भी आपने ऐसे ही करना है। तो आप ये देख लीजिए इंग्लिश अल्फाबेट में 17th प्लेस पे कौन सा अल्फाबेट आता है, वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है बेटे जो आपने अगर आईपी मेट की प्रिपरेशन कर रखी है तो ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में जरूर किया होगा। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो डुएबल क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए बेटे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 12। 1 माइनस पी इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, देन इट्स रूट आर, ठीक है। हमें क्या बोला कि 1 माइनस पी जो है इस इक्वेशन का रूट है। अब आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू 1 माइनस पी है, तो हम इस इक्वेशन में x की जगह पर 1 माइनस पी पुट कर देंगे, तो ये मेरा बन जाएगा 1 माइनस पी का स्क्वायर प्लस p इंटू 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आप जैसे अगर मैं इसको सोल्व करके देखूं तो वैसे तो क्या है, देखिए यहां से मैंने इसे सोल्व किया तो 1 माइनस पी मैंने कॉमन ले लिया, जो इजी सिंप्लीफिकेशन होती है, ये बना 1 माइनस पी, ये प्लस पी हो गया, ये कितना हो गया +1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ गया 1 माइनस पी इंटू में 2 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से p का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में 1 आ गया, ठीक है। अब p को मैंने 1 पुट करा इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई x²
प्लस एक्स, ठीक है, और ये 0 हो गया, इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0, तो x कॉमन ले लिया हमने, कितना बना, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की हमारी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू 0 आएगी और एक वैल्यू -1, ठीक है। तो आप देखिए ऑप्शन में, क्योंकि रूट्स पूछे हैं, मतलब आपसे x की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो इसका मतलब आंसर कितना बना मेरा, 0 और -1, दैट बिकम्स माई आंसर, ठीक है। तो वैसे तो क्या होता है, देखिए जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, किसी भी इक्वेशन की, जहां पर भी आपको रूट ऑफ द इक्वेशन गिवन है, तो रूट का बेसिकली मतलब क्या है, हमें x की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, इसको हम रूट भी कह देते हैं इसके लिए, ठीक है, हम इसके लिए जीरो वर्ड भी यूज कर लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी बोल देते हैं। तो इन सभी का मीनिंग क्या होता है कि x आपको गिवन है, ठीक है, इसको यूज करके आप अपना आंसर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 6 डिजिट्स नंबर, सम ऑफ वोज डिजिट्स इज ओड, ठीक है। अब देखो वैसे तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर हम इसको एज ए प्रोसेस करें तो शायद एग्जाम में अटेम्प्टेबल नहीं है, सॉल्यूशंस निकालना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क है, ठीक है, बट थोड़ा सा अगर इसको कॉमन सेंस से समझें, या जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी कहते हैं, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी हो जाता है। जैसे आप देखिए टोटल 6 डिजिट नंबर कितने बनेंगे, अगर हम नॉर्मल सेंस में समझे, तो अगर 6 डिजिट नंबर में आपका जो फर्स्ट प्लेस है, इट कैन बी फिल्ड विद 9 डिजिट, जीरो आ नहीं सकता, सेकंड प्लेस पे 10, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 10, फिफ्थ पे 10 और सिक्स पे 10, ठीक है। तो टोटल जो हमारे नंबर्स बनेंगे वो हमारे ये बन जाते हैं 9 लाख नंबर बन गए, ठीक है। अब भाई इनमें से हाफ नंबर्स ऐसे होंगे जिनके डिजिट्स का सम इवन होगा, और हाफ नंबर्स ऐसे होंगे जिनमें डिजिट्स का सम क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 45 इंटू 10⁴, ठीक है, इस टाइप से हम सोच सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट बिकम्स अवर आंसर, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं पेयर बना के देखूं तो दैट्स ए वेरी कैलकुलेटिव प्रोसेस, तो उस केस से करने को तो एग्जाम में वी नेवर एडवाइस, ठीक है, बट अगर हम ऐसे सोच पाए तो दैट इज द बेटर ऑप्शन, इस टाइप से हम करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बिकम्स अवर आंसर, ठीक है। चलिए बेटे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखिए इस क्वेश्चन में ये 1 1 फंक्शंस की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक तो आपको पहले ये क्लियर हो कि 1 1 फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं। देखो लेट्स से ये मेरे पास सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 1 1 फंक्शन का मतलब होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू सेट बी विद सिंगल एलिमेंट, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट जो है, एक जो एलिमेंट बी सेट का है वो दो के साथ कनेक्ट नहीं होगा, सिंगल के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितने होंगे। देखो वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट एक फॉर्मूला फॉर्म में चलता है, फॉर्मूला कैसे, लेट से सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर तो m की वैल्यू मोर देन n है, m की वैल्यू कितनी है, मोर देन n है, तो 1 1 फंक्शन जीरो होते हैं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट को सिंगल के साथ आपका जो कनेक्ट होना है, तो m अगर ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है भी एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जो इधर कनेक्ट नहीं होगा, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो उस केस में तो हमारे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होते हैं जीरो। अदरवाइज अगर n ग्रेटर देन m है, ठीक है, तो हमारा आंसर npm हो जाता है। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या हम ऐसा देख सकते हैं, देखो फर्स्ट एलिमेंट के पास में कनेक्ट होने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, मतलब इधर इधर मेरे पास 4 है एलिमेंट्स, तो एक एक करके मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं डायरेक्ट npm। अब जैसे यहाँ पर सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारा आंसर बन जाएगा 4p3, और 4p3 क्या होता है, बेसिकली 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, तो 24 बिकम्स अवर आंसर। तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है तो आगे भी किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। जनरली अगर आपके पास 12th में कोर मैथमेटिक्स है, तो कोर के अंदर बेटे आपका जो फंक्शंस का चैप्टर है, जहाँ पर 1 1 ऑन 2 इनटू फंक्शंस की बात की गई है, वहां पर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालने का भी फॉर्मूला है, तो वहां से बेटे आपको याद हो सकता है। अदरवाइज अब आपने यूज कर लिया है, तो इस टाइप से हम अपना आंसर करेंगे, ठीक है।
चलिए बेटी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, डोमेन आपने फाइंड करनी है। देखिए बेटे, जब आपको डोमेन फाइंड करना होता है, वैसे तो हम जनरली एडवाइस करते हैं अभी बेटर टू यूज ऑप्शंस। ऑप्शन से कर लो तो बहुत इजी होता है एलिमिनेट करके, ठीक है। या देखिए, डोमेन का बेसिक मतलब होता है कि वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, ये हमारा डोमेन का मतलब होता है, ठीक है। अब देखो, ये तो क्लियर है कि जो फंक्शन डिफाइंड है, अनडिफाइंड कहाँ कहाँ पर होता है। एक तो डेनोमिनेटर जो होता है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ देखो, मैं अभी 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू 3 है तो भी डेनोमिनेटर जीरो बनेगा, -3 है तो भी जीरो बनेगा। तो वो तो मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो सकते जहां पे 3 और -3 मेरे आंसर्स में आए, ठीक है। ए ऑप्शन में तो 3 -3 नहीं आ रहा बेटे। बी ऑप्शन में जाऊं तो -∞ से -3, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपको यहाँ भी आपका 3 इंक्लूड नहीं हो रहा। सी ऑप्शन में जाएं, ना तो 3 इंक्लूड हो रहा है, ना ही -3 इंक्लूड हो रहा है। डी ऑप्शन में जाएं तो यहाँ भी हमारा 3 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब देखो, जो ये सभी ऑप्शन इसको तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट मुझे लॉग में देखना है। लॉग में क्या होता है कि जैसे हम लिखते हैं log ऑफ x³ - x, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। x³ - x इज टू बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू नहीं हो सकता। देखो, हमने x कॉमन लिया तो क्या बन गया, x² - 1 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। x इंटू में x+1 इंटू x-1 इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर लाइन मेथड यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एंड आई एडवाइस कि बेटे, आपको नंबर लाइन मेथड का हमारा वीडियो है पूरा का पूरा, हमने कंसेप्ट क्लास में भी किया हुआ है, और आप हमारे जो भी हमने बेटे ऐप के ऊपर आपके टॉपिक्स हैं, वहां से आप ये नंबर लाइन मेथड समझ सकते हैं। देखो, आपने क्या करना है, इन सबको जीरो के इक्वल पुट करो, तो एक बार x की वैल्यू जीरो मिलेगी, एक -1 मिलेगी, एक 1 मिलेगी, ठीक है। अब आपने इनको नंबर लाइन पे शो कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, 0 और 1, ठीक है। यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब देखिए, मुझे मोर देन जीरो चाहिए। मोर देन जीरो मतलब मुझे चाहिए पॉजिटिव्स, तो मतलब एक तो मेरा आंसर ये वाला है। इसका मतलब है 1 से इन्फिनिटी, बट मुझे ये पता है कि 3 तो मेरी वैल्यू नहीं हो सकती, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 से 3 यूनियन कर दिया, और यह कर दिया मैंने 3 से इन्फिनिटी, ठीक है जी। ये तो हो गया मेरे पास में ये वैल्यू। और उसके बाद अगर मैं इधर चलूं तो ये मुझे चल रहा है -1 से 0, ठीक है। ये मेरे को मिल गया -1 से 0, ठीक है। ये भी यूनियन हो गया। -3 वैसे भी नहीं है, तो -1 से 0, 1 2 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसको चेक करूंगा तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दैट बिकम्स अवर आंसर, ठीक है। इस टाइप से बेटा हम अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब देखिए, ये क्वेश्चन अर्थमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझना, देखो यहाँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन अगर हमें समझ में आ जाए तो आंसर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आप स्टेटमेंट को समझें, एक कंप्यूटर हैज 3 पोर्ट्स टू ट्रांसफर द डाटा इनटू फ्लैश ड्राइव, ठीक है। 3 पोर्ट्स हैं और वहां से मुझे डाटा ट्रांसफर करना है। कहता है सिंगल ट्रांसफर में 3 MB पर सेकेंड ट्रांसफर होता है, ठीक है। और 2 ट्रांसफर एक साथ करूं मैं, मतलब 2 अलग अलग पोर्ट्स में लगाऊं, तो 2 MB पर सेकेंड ट्रांसफर होता है। और 3 पोर्ट से ट्रांसफर किया जाए तो 1.5 MB पर सेकेंड आपका ट्रांसफर होता है डाटा। अब रोहित को कितना डाटा ट्रांसफर करना है, 577 MB डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। और 3 ड्राइव्स हैं उसकी, एक ड्राइव 90 MB की है, एक ड्राइव 200 MB की, और एक ड्राइव 300 MB की है, ठीक है। अब हमने पहला केस बनाया भी, हमने तीनों ड्राइव्स लगा दी, ठीक है। तो 90 डाटा इसमें आ गया, 90 इसमें आ गया, 90 इसमें आ गया, ठीक है। अब यहाँ 1.5 MB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर हो रहा है। जब तीनों ड्राइव चल रही हैं तो 1.5 MB पर ट्रांसफर हो रहा है। कितने टाइम में ट्रांसफर हो जाएगा, ये 60 सेकेंड्स में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और डाटा कितना ट्रांसफर हो गया, 270, 90 90 93 270 डाटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इसके बाद अब ये वाली ड्राइव तो फुल होगी, अब वो 2 ड्राइव्स लग सकती हैं, 2 ड्राइव लग सकती हैं, तो अब 2 MB पर सेकेंड डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब आपके पास जो डाटा है, ठीक है जी। अब देखिए, जैसे अब मेरे पास में यहाँ डाटा जो बच गया, इसमें जो डाटा जाना 110 जाना है, ठीक है। अब 2 ट्रांसफर्स मैं करूंगा, यहाँ मेरे पास डाटा कितना बच गया, 210 इसमें जाना है। तो पहले मैं 110 ट्रांसफर करता हूँ।
अब मुझे पता है 2 MB पर सेकंड में ट्रांसफर होगा, तो मुझे 55 सेकंड में मेरा 110 डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। 110 इसमें आ गया और 110 इसमें आ गया, तो ये भी फ्लैश ड्राइव फुल हो गई। यहाँ कितना बच गया? 100। ठीक है। अब क्योंकि मुझे सिंगल ट्रांसफर जाएगा, ठीक है, अब सिंगल ट्रांसफर जाएगा तो वो मुझे पता है कि 3 MB पर सेकंड ट्रांसफर होता है। तो इसमें जब सिंगल आपका ट्रांसफर होगा तो सिंगल ट्रांसफर के हिसाब से यहाँ आपका जो ये अप्लाई होगा, ठीक है, टोटल 577 जाना है। ठीक है। अब आप ये देखो भी, अब सिंगल ट्रांसफर होना है, तो सिंगल ट्रांसफर होने में ये देख लें भी कितना डाटा और ट्रांसफर होना है। ठीक है जी, तो 110 ये चला गया, 220 ये चला गया। अब मैं 577 में से ही इनका सम माइनस कर दूंगा। ये मेरे पास कितना बच गया? ये हो गया मेरे पास में 497। 87 डाटा ट्रांसफर होना है और 87 इस फ्लैश ड्राइव में जाना है। तो अब मुझे पता है कि 1 सेकंड में 3 MB जा रहा है, तो 87 जाने में कितना टाइम लगेगा? 29 सेकंड्स। तो ये मेरा टोटल टाइम हो गया डाटा ट्रांसफर करने का। यही उसने आपसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू परफॉर्म द ट्रांसफर क्या हो सकता है। तो मैं इन सबको बेटे आपस में प्लस कर लूंगा, प्लस करूंगा तो आप देख लीजिए कितना आंसर बनेगा, इनको ऐड कर लीजिए। 144 सेकेंड्स बिकम्स योर आंसर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखा जाए तो कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग है, और अगर हम क्वेश्चन को केयरफुली अंडरस्टैंड कर पाए, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा केयरफुली आपको। एवरेज एज ऑफ कपल इज 25 ईयर्स। ठीक है, एवरेज एज ऑफ फैमिली जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड वाज 18। मतलब फर्स्ट चाइल्ड जब बोर्न होता है तो एवरेज 18 थी। ठीक है, सेकंड चाइल्ड बोर्न होता है तो एवरेज थी 15, और एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर द थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड जो ट्विन थे उस टाइम कितनी थी? 12। ठीक है, एंड प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द 6 मेंबर फैमिली इज 16। अब देखो प्रेजेंट 6 मेंबर्स हैं, एवरेज 16 है, तो प्रेजेंट सम कितना है? 96 है। ठीक है, अब देखो जब थर्ड और फोर्थ चाइल्ड पैदा हुए तो पर्सन्स तो कितने हो गए? 6, और एवरेज 12 थी। कितना सम होना चाहिए? 72। बट इस 72 में दो चिल्ड्रन की एज तो क्या थी? 0 0 थी। ठीक है, तो अब ये देखो यहां से यहां तक में गैप कितना हुआ? यहां से यहां तक में गैप कितने ईयर्स का आ रहा है? 24 ईयर्स का। ठीक है, और पर्सन 6 है, तो मतलब 4 ईयर्स पहले की बात चल रही है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब जब मेरे पास में जो जो आपके ट्विन चाइल्ड बोर्न हुए वो 4 साल पहले बोर्न हुए, इसके हिसाब से। ठीक है, फिर कहता है कि जस्ट आफ्टर द सेकंड चाइल्ड वाज बोर्न एवरेज वाज 15। अब जब सेकंड चाइल्ड बोर्न हुआ तो मेंबर थे 4, एवरेज कितनी थी? 15, तो सम कितना होगा? 60। ठीक है, अब आप देखो यहाँ 4 मेंबर्स हैं, डिफरेंस कितना है इनके बीच में? 12 का। तो 4 के हिसाब से देखो तो कितने साल पहले की बात है? 3 ईयर्स पहले की। तो मतलब जब सेकंड चाइल्ड बोर्न हुआ वो आज से 7 साल पहले पैदा हुआ। ठीक है, अब जब फर्स्ट चाइल्ड बोर्न होता है उस टाइम पर्सन हो गए 3, एवरेज 18 है, तो कितना सम हुआ? 54। कितना डिफरेंस आ रहा है? 6 का। अब मेंबर कितने हैं फैमिली में? 3, तो ये 2 साल पहले की बात है। मतलब यहां पर फर्स्ट चाइल्ड बोर्न होता है, कितने ईयर पहले बोर्न हो रहा है बेटे? 4 + 3 7 और 2 9 ईयर्स पहले बोर्न हो रहा है। तो इसका मतलब यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ ओल्ड इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इज। तो एल्डेस्ट चाइल्ड की एज कितनी है? 9 ईयर्स। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो 9 ईयर बिकम्स अवर आंसर। एवरेज का क्वेश्चन है बट बहुत ही लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ऐसे अगर अंडरस्टैंड कर पाए तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू आंसर। 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं बार बार आपको एक चीज फोकस करता हूं, ये जो आईपी मेट IIM इंदौर का एग्जामिनेशन है ना, ये बेसिकली कैट बेस्ड पेपर है। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चंस में या तो प्योरली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, अब मुझे पहले से कंसेप्ट क्लियर है तो आई कैन इजीली आंसर इट, या जो अर्थमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वो स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपको क्लियर है तो आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 इन क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट पर गिवन है। ठीक है, स्टेटमेंट को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है इन द ईयर 2016 Sid has taken a new year resolution of being fit. Therefore, starting with 1st of January, he decided to go for swimming every second day. मतलब हर सेकंड डे वो कहां जाएगा? स्विम करने। हर थर्ड डे जॉगिंग के लिए, थर्ड डे जिम के लिए, एंड 5th डे जॉगिंग के लिए। ठीक है, इसका मतलब हर 2 दिन के बाद क्या करेगा? स्विमिंग।
ठीक है। 3 डेज के बाद क्या करेगा, जिम जाएगा, और 5 डेज में, एवरी 5 डेज में कहाँ जाएगा, जॉगिंग पे जाएगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उसने हमें दे दिया। और कहता है कि इसमें कैलोरीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 130 कैलोरी उसकी रिक्वायर होती है यहाँ पर, 140 कैलोरी जिम में, और 110 कैलोरी जॉगिंग में। वर्ड क्या गिवन है, रिस्पेक्टिवली, तो इसी ऑर्डर में आपने लेना है। और 1 जनवरी जो है वो संडे है, जनवरी 1 जो है 2016 जो है, ये हमें गिवन है, दिस इज संडे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब पहले तो ये देखें भी, 2016 है आपका, लीप ईयर है। लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब हमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है, हाउ मेनी डेज सिद्ध गो टू जोग ओनली, कितने डेज ऐसे थे जिसमें सिद्ध जोगिंग करने गया। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसे समझू, इसे वेन डायग्राम से अंडरस्टैंड करूं, ठीक है, तो वेन डायग्राम का मतलब ये है कि ये डेज मेरे जॉगिंग के हैं, ये स्विमिंग के हो गए, और ये किसके हो गए, जिम के हो गए। मेरे को अगर ओनली जॉगिंग निकालना है, तो ओनली जॉगिंग का मतलब क्या है कि मुझे पहले तो वो चाहिए, डेज चाहिए जिसमें वो आफ्टर एवरी 5 डेज। ठीक है, तो जिनमें वो जॉगिंग पे जा रहा है वो तो मेरे बनेंगे 366 डिवाइड बाय 5 कर दूं मैं, अप्रोक्स कंप्लीटली जहां डिवाइड होगा, तो ये चला जाएगा मेरे पास में 73 पे। ठीक है, तो मतलब टोटल जो वो जॉगिंग पे जाएगा, 73 डेज वो जॉगिंग पे जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये तो टोटल जॉगिंग है, बट मुझे ओनली जॉगिंग चाहिए। तो ओनली जॉगिंग का मतलब क्या है, इसमें से मुझे कौन से डेज माइनस करने हैं ओनली जॉगिंग के लिए। इस सेट में से मुझे पहले मैं माइनस करता हूं जॉगिंग एंड स्विमिंग। मतलब पहले मैं इसमें से क्या माइनस करता हूं, ये पूरा पोर्शन जिसमें क्या कवर होगा, जॉगिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, अब जॉगिंग के लिए वो 5 डेज में जाता है एवरी, और स्विमिंग के लिए 2 डेज में जाता है। तो मतलब जॉगिंग एंड स्विमिंग का जो कॉमन है, 5 टू कैल्शियम 10 हो गया, तो वो बनेगा 366 डिवाइड बाई 10। तो मतलब वो 36 डेज ऐसे हैं इसके अंदर जिसमें वो जॉगिंग एंड स्विमिंग इंक्लूड है। तो मैंने ये माइनस कर दिया। अब ऐसे ही मैं देखता हूँ जॉगिंग एंड जिम, 5 3 कैल्शियम 12 हो गया, तो ये बना 360, 5 3 कैल्शियम 15 बाय 15। तो ये गया मेरा 15 टू ज़ा 30। ठीक है, 66 15 4 ज़ा, तो 24 डेज ऐसे हैं जिसमें ही गोज फॉर जॉगिंग एंड जिम। अब देखो मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये सेक्शन मेरा 2 बार माइनस हो गया, जबकि मुझे करना तो एक ही बार था, तो मुझे एक बार अब ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस करना है, तो ये वो सेक्शन जो तीनों के लिए कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है 5 3 ज़ा 12 2 ज़ा 30, जो एलसीएम हो गया, तो 360 बाय 30। ठीक है, ये जाएगा बेटे मेरा 12 पर, तो ये मुझे 12 प्लस कर देना है। तो ये वो डेज आ गए जिसमें ही वेंट ओनली फॉर जॉगिंग। ठीक है, इनको आप बेटे सोल्व कर लीजिए। 73 प्लस 12 85 हो गया, माइनस 36 और 24 कितना हो गया, 60। तो 25 डेज ऐसे हैं जिसमें ही वेंट ओनली टू जॉग। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बिकम्स माई आंसर। अगर मुझे ये निकालना है कि ओनली जॉगिंग के कितने डेज हैं, तो 25 डेज में ही गोज फॉर जॉगिंग। अब ऐसे ही आपसे पूछा है कि ऑन हाउ मेनी डेज सिद्ध नॉट गो फॉर एनी ऑफ द 3 एक्टिविटीज। तो इसके लिए पहले मुझे टोटल डेज निकालने, एक्टिविटीज डेज निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखो उसके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हम जैसे फॉर्मूला यूज करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का। ठीक है, सेट थ्योरी का कंसेप्ट है ये। उसमें क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब ए का मतलब है, ए को मैंने लेट कर लिया, दैट इज द डे फॉर जॉगिंग। ठीक है, तो 366 बाय 5, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 73 आ गई। बी मैंने कर लिया, ही वेंट फॉर स्विमिंग। अब स्विमिंग हर 2 डेज है, तो 366 बाय आपने 2 कर दिया। ठीक है, कितना हो गया, 183। सी मैंने लेट कर लिया जिम, जिम कितना है, 3 डेज है, तो 366 बाय 3, तो ये मेरे पास आ गया, दैट इज इक्वल टू 122। ठीक है जी, अब माइनस ए बी, ए बी का मतलब है जॉगिंग एंड स्विमिंग। अब जॉगिंग एंड स्विमिंग 5 टू द 10, ये भी हमने निकाला, यहाँ पे 36 आया था। ठीक है, सी एंड ए का मतलब है जॉगिंग एंड जिम। ठीक है, ये हमने निकाला था, कितना था, 24।
और ऐसे ही हम BC निकालेंगे, स्विमिंग एंड जॉगिंग। स्विमिंग एंड जॉगिंग 2 3 जा 6, तो 366 को मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा, इट गोज ऑन 61। और तीनों का ABC हमने फाइंड किया था 12, तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी 269 आ जाएगी। मतलब मुझे ये पता है कि टोटल 366 डेज में से 269 डेज उसने कोई ना कोई एक्टिविटी करी है, ठीक है। तो इसका मतलब कितने डेज कोई एक्टिविटी नहीं करी, तो आप 366 में से 269 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 97 डेज। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटे हमारा 20th क्वेश्चन है, what is the amount of total calories spent by Sid over all such days when he did all the 3 activities, ठीक है। अब इसका मतलब देखो तीनों एक्टिविटीज तो उसने 12 डेज करी हैं, तो 1 डे में इसमें 130 स्पेंड करता है कैलोरी, इसमें 140 और 110, तो तीनों को प्लस कर लें, 270 और 110 कितना हो गया 380। मतलब अगर वो एक दिन में तीनों एक्टिविटीज करता है तो कैलोरी स्पेंड उसकी है 380, और 12 डेज ऐसे हैं पूरे साल में जिसमें वो तीनों एक्टिविटीज एक ही दिन में कर रहा है, तो आपने 380 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हमारा आंसर बन गया 4560, तो ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो सेट थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का मेथड चेंज कर दिया, बट अगर आप एक केयरफुली अंडरस्टैंड करें तो इसको किया जा सकता है, अटेम्प्टेबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप से बेटे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। ये बेटे हमारा सेशन नंबर 2 था, जिसमें हमने 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर बेटे हम अपना 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस करेंगे। देखो इनको प्रैक्टिस करने का अप्रोच बिल्कुल सिंपल है बेटे, आप एक एक करके भी क्वेश्चन देखते जाइए, कंसेप्ट समझते जाइए, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज किया गया है, ठीक है। और मैं साथ साथ ये भी आपको बता रहा हूँ किस चैप्टर का क्वेश्चन है या इस कंसेप्ट को आप कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बेटा आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच।